ओके, सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में अब बारी है ऑडिट का चैप्टर नंबर 3 यानी कि रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरव्यू सीरीज है, 100% कवरेज नहीं, लेकिन मोटा मोटा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद डिटेल में अच्छे से टॉपिक जिस टॉपिक में ध्यान देना है वो पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑडिट रिस्क definition: audit risk is the risk that auditor issues an inappropriate opinion on financial statements that are material misstated। यहाँ पे ये रिस्क बिल्कुल नहीं है कि भाई यहाँ पे गलत ऑडिट दे दिया ना तो हमारी बदनामी हो जाएगी, नहीं, वो सब रिस्क ऑडिट रिस्क में नहीं आता है। या फिर वैसा भी रिस्क नहीं आता है कि ऑडिटिंग में सब बढ़िया चल रहा है लेकिन हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। रिस्क क्या है कि भाई सब गड़बड़ है यहाँ पे लेकिन फिर भी हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे कि सब बढ़िया है, वैसा बोलेंगे तो ऑडिट रिस्क है गुरु। ठीक है, अब क्या है components of audit risk? Inherent risk है कुछ, the susceptibility of the assertion to material misstatement due to the nature of account transaction and environment without considering of controls। यहाँ पे अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है या फिर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिट रिस्क बन सकता है, बढ़ सकता है। और कुछ इनहेरेंट रिस्क तो हमने चैप्टर 1 में बात करी है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नेचर ही ऐसा है कि हमें कुछ अकाउंटिंग एजम्पशन लेने पड़ते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करते वक्त, तो इसलिए कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगा ही ना देवा। और सैम्पलिंग भी करते हैं अपन, तो 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते। पता चला जो ट्रांजेक्शन चेक किए उसमें सब बढ़िया है लेकिन जो नहीं किया वो सारे के सारे हलवे थे, ठीक है, वो सारे के सारे बकवास ट्रांजेक्शन थे। तो फिर तो हमारा ऑडिट ओपिनियन जो है, हमारा रिव्यू जो है, हमारा जो ओपिनियन है मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड जो भी है वो गलत हो सकता है ना। यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या रिस्क क्या है फिर से बता देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है लेकिन मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि मैंने ये बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है मेरे में गड़बड़ है रे देवा। ओके, अब चलिए अच्छे से शुरुआत करते हैं, फटाफट बूस्टर ऑन। एग्जाम्पल्स: कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और एस्टिमेट्स, इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का गलत फायदा उठा सकते हैं। कंट्रोल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? कंट्रोल रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, ठीक है। उसमें क्या क्या है? द रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। क्या? प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल है लेकिन रिस्क है कि वो जो ट्रांजेक्शन है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या फिर करेक्ट नहीं हो पाएंगे इंटरनल कंट्रोल की वजह से, तो ये कंट्रोल रिस्क हो गया। इनवर्स रिलेशन: हायर एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रोल्स लोअर द कंट्रोल रिस्क। अगर एफिशिएंट है तो रिस्क क्या है? कम है, ठीक है। फेलियर टू सेग्रीगेट ड्यूटीज इन कैश हैंडलिंग, एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है। फेलियर्स टू सेग्रीगेट ड्यूटीज इन कैश हैंडलिंग, इनएडिक्वेट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। डिटेक्शन रिस्क क्या हो सकते हैं? द रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। की पता चला हमने पूरी ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेशन कर दिया उसका, लेकिन हमें कोई मिसस्टेटमेंट जो है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया? डिटेक्शन रिस्क बन गया। सब कंपोनेंट्स क्या क्या है? सैम्पलिंग रिस्क: सैंपल नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ऐसा सैंपल हमने सिलेक्ट कर दिया कि जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है तो सैंपल जो है वो डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से हम जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नॉन सैम्पलिंग रिस्क: एरर्स इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एग्जांपल मिसस्टेटमेंट इन रेवेन्यू ड्यू टू रिलायंस ऑन इनसफिशिएंट ऑडिट सैंपल्स। ऑडिट रिस्क फॉर्मूला क्या है ऑडिट रिस्क का? ये पूछेंगे नहीं लेकिन पूछ ले तो अपना बोनस मार्क जाना नहीं चाहिए, इसलिए क्या है? ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। सबसे पहले कौन सा रिस्क पढ़ा हमने? ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या है? मटेरियलिटी द डेफिनेशन मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे लॉ में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि इतनी अमाउंट पे जाए, इतनी अमाउंट से ज़्यादा कोई भी ट्रांजेक्शन है तो मटेरियल हो गया वो ट्रांजेक्शन, ऐसे स्पेसिफिकली लिमिट नहीं दी है। कोई भी
वो ऑडिटर डिसाइड करता है जो मटेरियलिटी लेवल होता है, ठीक है। अब बारी है कि भाई हमें कोई भी ऐसे मिस स्टेटमेंट मिले जो इंडिविजुअली या फिर सबका टोटल एग्रीगेट में भी अगर मिलाए तो उस मटेरियलिटी के लेवल के बाहर जा रहा है और उसमें उतना ताकत है कि जो ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूज करेंगे, ठीक है, इंटेंडेड यूजर्स जो है उसका जो डिसीजन है उसको फेरफार कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। अगर वैसा कोई हमें मिस स्टेटमेंट मिला है तो वो मटेरियल ही है। और इसके अलावा अगर किसी लॉ में किसी स्टैट्यूटरी गाइडलाइन थी कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, अगर हमने नहीं किया है तो उसका मटेरियलिटी लेवल चेक भी नहीं करेगी, उसको क्या बोल देगी कि मटेरियल है। कि भाई अगर तू लॉ की बात नहीं मान रहा है तो ये तो मटेरियल ही हुआ ना लाला। लॉ की तो सबसे फटती, मतलब लॉ की तो सबसे नहीं, लॉ से तो सबकी फटती है, तेरी लॉ से भी नहीं फट रही तो भाई पक्का ये तो मटेरियल है। उसके बाद क्या है, application of audit planning phase helps identify significant risk areas, determines the scope, nature and timing of audit procedures. Performance materiality, a lower threshold is set to ensure aggregation of small errors does not exceed materiality for financial statement as a whole. पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने देखना है, ऐसा नहीं कि इतने में सेगमेंट में इतना मटेरियलिटी, नहीं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी लेवल का सेट करेंगे हम। उसके बाद इवेल्युएशन फेज, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड आर इवेल्युएटेड for materiality based on size, nature and circumstances. Examples, statutory disclosures, example related party transactions are material regardless of monetary value. अगर तूने 10 रुपए की पेंसिल भी अपने रिलेटेड पार्टी को बेची है तो तुझे स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में तुझे मेंशन करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। यहाँ पे 10 रुपए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया था। उसके बाद क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस इवन इफ स्मॉल अमाउंट इंडिकेट सिस्टम फॉल्स की फ्लॉज। यहाँ पे तुम्हारा इतना बढ़िया इंटरनल कंट्रोल लगा है फिर भी तुम्हें फ्रॉड मिल रहा है तो क्या मिला कि भाई अभी के लिए 10-20 रुपए का फ्रॉड मिल रहा है, लेकिन आगे जाके ये ज़्यादा फ्रॉड भी मिल सकता है ना, क्योंकि मटेरियल में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो जाके तुम फ्रॉड कर पाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया तुम्हारे लिए। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, पर्पस क्या है, द आइडेंटिफाई एसेस रिस्क फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। की एरियाज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन कौन से, इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, मार्केट ट्रेंड्स एंड रेगुलेशंस, एग्जांपल टैक्स लॉज अफेक्टिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन, nature of the entity, ownership structure, operations, investments and financing. Examples, complex structures like joint ventures may pose higher risk. अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो तुम पे वो रिस्क बढ़ सकती है, इसलिए जब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो ना तो उसको रुक के ज़्यादा टाइम दे के उसको चेक किया जाता है। Objective strategies and business risk, identifying pressures of risk. Examples, overestimation of demand leading to an inventory misstatement. हाँ, अभी मेरे रिलेटेड मेरी इस इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हमारी इंडस्ट्री में मंदी चल रही है, हम मुश्किल से 1-2 लाख का इन्वेंट्री सेल कर पाएंगे, वो एक एवरेज में सारे वो फर्म्स ने बताया। अब मैं हवला ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरी हिसाब से मेरी जो फर्म है ना, भले सेम मार्केट शेयर है हम लोगों का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो दुकान है ना, मेरी जो फर्म है वो ना कम से कम 1 करोड़ सेल करेगी। वहाँ पे उन लोगों का 1 लाख का भी वांधा चल रहा है और मैं पागल बोल रहा हूँ कि भाई मैं 1 करोड़ का बेचूंगा। अगर मैं बोलता कि भाई 1 की जगह 1.5 लाख या 2 लाख बोलता तो थोड़ा भी समझ में आता है, लेकिन 1 करोड़, अबे हवले थोड़ा तो सोच ले भाई, थोड़ा तो रीजनेबल बना। तू 1 करोड़ का बोल रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो इन्वेंट्री में गड़बड़ लग रही है भाई, चेक करो दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। Financial performance measurement, understanding KPIs, key performance units is KPIs and trends that might influence management behavior. Pressure to meet targets can lead the revenue inflation. हाँ, अगर किसी मैनेजर को ऐसा बोल दिया कि भाई तुम्हारी ब्रांच का अगर इतना रेवेन्यू गया तो तुम्हें ना इंसेंटिव मिलेगा, तुम्हें 5 की जगह 10% हम कमीशन देंगे, जलसा करते ऊपर। तो हमने क्या किया कि भाई हमारा ना 10% का कमीशन मिल रहा था 5 की जगह, तो हमें लालच आ गई।
अभी जितना टारगेट था ना उससे 2-3 लाख ही मेरा कम बच रहा था, तो मैंने क्या किया, एंड में ना फेक सेल्स जनरेट कर दिए। उसके बाद जैसे ही साल खत्म हो ना उसके बाद सेल्स रिटर्न दिखा दिए, ताकि वो थ्रेशोल्ड तो मेरा मीट हो गया, मुझे कमीशन मिलने लगा, अब भले ही वो फेक हुआ हो। तो यहाँ पे ना ये गड़बड़ है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, तो ऐसी सारी चीज़ों का ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ता है। Internal control definition: a process designed, implemented and maintained to ensure reliable financial reporting, efficient operations, safeguarding of assets and legal compliance. Components of internal control environment बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, तुम गप्पे भी नहीं पार पाओगे। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट मॉड्यूल से एक बार पढ़ लेना। गवर्नेंस, एथिकल वैल्यूज एंड टोन एट द टॉप, मतलब ये है कि अगर तुम्हारा टॉप लेवल अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से एथिकल है, तो तुम्हें क्या रहेगा, नहीं बड़े साहब जैसा बोले ना वैसा ही करो, बड़े साहब धुरंधर, हाँ तो बड़े साहब जैसा बोले वैसा ही करो। अगर बड़े साहब ही हरामी निकला तुम्हारा, तो तुम क्या बनोगे, हरामी बनोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, एग्जाम्पल्स: अ स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म रिफ्लेक्ट्स एथिकल कल्चर, मतलब अगर तुमने विसल ब्लोइंग की तो कोई ऊपर वाला बंदा नहीं बोलेगा ये ते कंप्लेन क्यों करी, नहीं अच्छा हुआ तूने कंप्लेन करी, जो गड़बड़ वाले बंदे थे ना वो निकाल दिए। तो विसल ब्लोइंग को सपोर्ट करता है तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट, इसलिए वो क्या बोलता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट तुम्हारा अच्छा रहेगा। Risk assessment process: entities process for identifying and addressing risks to financial reporting, entities process for identifying and addressing risks to financial reporting. Examples: assessing risk from new product launches. ये इसमें कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ लेना, ये इंटरनल कंट्रोल्स के जो कंपोनेंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, information system and communication captures and processes financial data accurately. Examples: controls over journal entities and data flow. कंट्रोल एक्टिविटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज टू एंश्योर डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। एग्जाम्पल: सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, परफॉर्मेंस रिव्यूज। पूरा जो एक डेटा फ्लो चल रहा है उसमें ना, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर परचेज वाला बंदा परचेज करेगा ना, उसके बाद वो एक बार एक ऑथोराइज पर्सन से रिव्यू कराएगा कि भाई तुमने बोला था इसलिए मैंने परचेज किया, जिस प्राइस पे करना चाहिए उसी प्राइस पे किया, और तुम देख लो कि भाई परचेज करने पर अगर मेरा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो मुझे मिल चुका है, उसके बाद ही पेमेंट करेगा अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ये मल्टीपल लोगों का ड्यूटीज हो गया ना, इसलिए फ्रॉड करना यहाँ पे अगरा हो जाता है। लेकिन इसमें भी अगर अंदर सुलह कर ले जो परचेज डिपार्टमेंट वाला और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला, तो यहाँ पे भी फ्रॉड की संभावना है, वो भी क्वेश्चन में आता है। तो उसमें हमें बताने का कि यहाँ पे हमारी जो है कंट्रोल एक्टिविटीज यहाँ पे डिफेक्टिव निकली, और इसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल जो है वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से। ये केस स्टडी बना के इसमें अच्छे से पूछ सकते हैं। मॉनिटरिंग, ongoing or periodic reviews for control effectiveness. Example: management reviews variance reports regularly. जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जो वेरिएंस मिला वो हम रिपोर्ट करेंगे, वो मॉनिटरिंग की कैटेगरी में आता है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के भी लिमिटेशंस होते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस? ह्यूमन एरर्स, कोलिजन, मैनेजमेंट ओवरराइड, स्मॉल एंटिटी चैलेंजेस, मिस्टेक्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई गलती हो गई, मालिक गलती हो गई, तो ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो सकती है, तो इंटरनल कंट्रोल गड़बड़ करवा जा सकते हैं। उसके बाद कोलिजन, टू और मोर इंडिविजुअल्स बाईपास द कंट्रोल, परचेज डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मिली भगत फ्रॉड हो सकता है, तो कोलूजन आ गया। उसके बाद मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है, डेलिब्रेटेड बाईपासिंग द कंट्रोल। ऐसा अंगूठा लगाना होता है ना जब हम एंटर हुए, लेकिन वहां की स्विच ही बंद थी, तो भाई अंगूठा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा दिन की अटेंडेंस मिल गई मेरे को। स्मॉल एंटिटी चैलेंजेस, मैं बोल रहा हूँ कि ड्यूटी का सेग्रीगेशन करो डिपार्टमेंट वाइज। अब स्मॉल एंटिटी है मेरी, मैं अकेला ही धंधा चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट का मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं किसको ड्यूटी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे लिमिटेशंस खत्म होती है इंटरनल कंट्रोल की। अब नेक्स्ट टॉपिक है
risk risk requiring special audit consideration, small risk require additional focus due to their nature। मतलब ऐसे छोटे छोटे रिस्क है लेकिन इनका नेचर जो है ना स्पेशलाइज है, इसलिए हमारे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसी स्पेसिफिक एरिया में। क्या है वो एरियाज? फ्रॉड रिस्क, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए तो इसको बहुत ज्यादा बारीकी से देखो। कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है तो ध्यान से देखो कि भाई तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वहां पे वो बीकॉम वाला अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला इतना तो कितना होशियार है कि इसने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को इजीली दिखा दिया, तो अपन देखेंगे। फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड हुआ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो मैं अपनी 4 आंख से देखूंगा। उसके बाद सब्जेक्टिव एस्टिमेट, यहाँ पे मैनेजमेंट को बोल दिया तुमको जो ठीक लगे करो, उनको ठीक लग रहा है फ्रॉड करना तो कर दिया उन्होंने। सिग्निफिकेंट एरियाज में अगर सब्जेक्टिव एस्टिमेट लगाने को बोला तो वो भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, वहां पे हम ऑडिटर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल रिलेटेड रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क की फीचर्स क्या है? रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, डिपेंडेंस ऑन आईटी सिस्टम्स फॉर एक्यूरेसी। रिस्क क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोग्राम चेंजेस। कंट्रोल क्या क्या हो सकता है? एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, डेटा बैकअप्स एंड सिस्टम ऑडिट्स हो सकता है इजीली यहाँ पे। और ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना, जहाँ पे हम इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे कि बराबर आईटी कंट्रोल है कि नहीं। और एनालिटिकल प्रोसीजर से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे अनयूजुअल ट्रेंड है या फिर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके रिस्क मिल गया तो हम क्या करेंगे? उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लाला रिस्पॉन्ड करो। हाँ, डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्क मिलेगा तो, और चेक करेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल तो बराबर काम करता है कि नहीं। यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म, ओवरव्यू यहाँ पे खत्म, तुम्हारा काम शुरू, जाके पढ़ना चालू करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।